मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत, इसका पाठ 6 भगवान के डाकिए हम लोग पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली कक्षा में बच्चों इसका व्याख्यान कार्य कर लिया था, यानी पूरी पोएम को हमने समझ लिया था, उसके अर्थ को हमने समझ लिया था। और आज की इस कक्षा में बच्चों हम इसके प्रश्नोत्तर कार्य जो है ये करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मैं इन सभी प्रश्नों पर आज आपके सामने विचार विमर्श करूंगी, यानी कि इन प्रश्नों को आपको समझाऊंगी। ठीक है, कि ये प्रश्न में क्या करना है और इसका जो उत्तर है वो क्या होगा। और उस उत्तर को बेटा यहाँ तो केवल उसके मैं मुख्य बिंदु लिखूंगी, लेकिन आपको जो मैं पीडीएफ भेजूंगी उसमें जो वो उत्तर होगा वो पूरा सही तरीके से, जो एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है उस तरीके से उसमें आपको लिखा मिलेगा, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में हिंदी की जो है उसमें करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम ये प्रश्नोत्तर कार्य आरंभ करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है आपका कि कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? क्यों बताया है बच्चों? कवि कहते हैं कि उन्होंने आपको बताया कि कवि और बादलों को उन्होंने डाकिया बताया है। वो कहते हैं कि ये दोनों जो हैं ये डाकिया काम करते हैं। तो बच्चों, पहले हम समझते हैं कि डाकिया काम होता क्या है, क्या काम करता है डाकिया। डाकिया बच्चों हमारे संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पक्षी और बादल डाकिए हैं। इसका मतलब क्या है कि यह भी वही कार्य कर रहे हैं, यानी कि संदेशों को दूसरी जगह पहुंचाना। तो क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि पक्षी और बादल जो है यह भी हमारा जो कार्य है, यानी कि एक जगह से, एक महादेश से दूसरे महादेश तक ये संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या कार्य करते हैं कि बादल जो है वह तो हमें शीतलता का अनुभव कराते हैं, यानी हमारे शीतलता का संदेश लेकर जाते हैं, क्योंकि एक जगह का बादल दूसरी जगह जाकर बरस जाता है। और पक्षी जो है वो कौन सा संदेश लेके जाते हैं बेटा? वो अपनी पंखों पर एक देश की खुशबू दूसरे देश तक ले जाते हैं। इसलिए कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान का डाकिया बताया है। ठीक है बच्चों, तो इसके मुख्य बिंदु क्या है कि ये दोनों जो है संदेशों को लेकर जाते हैं। ठीक है, संदेशों को लेकर जाते हैं। कौन कौन से संदेश बताए? बादल क्या लेके जाता है बेटा? बादल शीतलता का संदेश, शीतलता का। ठीक है बच्चों, शीतलता का। और पक्षी जो है ये किसका लेके जाते हैं? सुगंध का। ठीक है बच्चों, ये सुगंध का संदेश लेकर जाते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न है बच्चों, ये वाला प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, अब ये दूसरा देखते हैं। पक्षी और बादलों द्वारा लाने वाली चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकते हैं? हमने पढ़ा बच्चों कि बादलों और पक्षियों के द्वारा जो लाई जाने वाली चिट्ठियां हैं उन्हें कौन कौन पढ़ सकता है बेटा? कौन कौन उनको पढ़ सकता है? देखिए, हम और आप तो उन्हें नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ सकता है? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़। ठीक है, ये सभी पढ़ सकते हैं उन चिट्ठियों को। और क्या पढ़ सकते हैं उनमें बेटा? क्योंकि पक्षी और जो बादलों की जो भाषा है उसे ये अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, कि पक्षी और बादल जो है अपने संदेशों में क्या लेकर आ रहे हैं और उनकी भाषा को जो है ये अच्छी तरह से समझते हैं, और वही उनके चिट्ठियों में लाए गए संदेशों को भी पढ़ और समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ये वाला तीसरा, किन पंक्तियों का भाव है? बच्चों देखिए, आपकी जो पुस्तक में ये पंक्तियां लिखी हुई हैं, 2 पंक्तियां हैं, क और ख बच्चों। पहली पंक्ति है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश पहुंचाते हैं। तो ये जो लाइन है, यानी कि ये वाला जो भाव है
वो आपकी कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, आपको ये बताना है। तो यानी ये वाला जो भाव है ये कविता की किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, आपको ये वाली पंक्तियां यहाँ पर लिखनी है। तो कौन सी पंक्तियों में व्यक्त हुआ है बच्चों, देखिए आपका जो पेज नंबर 31 है उस पर जो फर्स्ट स्टैंजा यानी पहला स्टैंजा जो है, ठीक है, कहाँ से है वो यहाँ से शुरू होता है, पक्षी और बादल, ठीक है, और बादल यहाँ से शुरू करके और आपका ये अंत तक है बाँचते हैं, यहाँ तक बच्चों, ठीक है, बाँचते हैं। बाँचते हैं ये जो है ये सारा आपको यानी फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये सारा आपको लिखना है। इन पंक्तियों का, कविता की इन पंक्तियों का भाव इन पंक्तियों में व्यक्त होता है जो आपके पाठ में दी गई है, ठीक है बच्चों। दूसरी पंक्ति है प्रकृति, देश देश में कोई भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये वाली पंक्तियां हैं। तो इनका भाव कौन सी पंक्तियों में व्यक्त हुआ है बच्चों, जो आपकी कविता की अंतिम 3 पंक्तियां हैं, अंतिम 3 पंक्तियां हैं बच्चों। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पानी बनकर गिरता है, ठीक है बच्चों, इतना। और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है आपके जो पेज नंबर 31 है उसकी अंतिम 3 पंक्तियां इन पंक्तियों का सार है। 3 प्रश्न हो गए बच्चों। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। तो उसके लिए बच्चों में से रफ कर देती हूँ। अगला प्रश्न हम देखते हैं बच्चों। चौथा प्रश्न है पक्षी और बादल, पक्षी और बादल, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, क्या पढ़ पाते हैं। यानी कि जो पक्षी और बादल की जो चिट्ठियां आती हैं बच्चों, उसमें हमने अभी बताया कि उन्हें कौन पढ़ पाता है, उन्हें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनको पढ़ पाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि वह उनमें क्या पढ़ पाते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या पढ़ पाते हैं उनमें जो पेड़ और पौधे हैं, ये जो बादलों और पक्षियों के द्वारा लाई गई चिट्ठियां हैं, उनमें वहां की सुगंध को महसूस करते हैं बच्चों। और वहां के जो प्रेम, एकता और भाईचारे का जो संदेश है, यानी कि वहां पर प्रेम, एकता, प्रेम भाव, एकता और भाईचारे का संदेश है ना, भाईचारे का संदेश पढ़ते हैं बच्चों। और जो पक्षियों के द्वारा लाई गई होती है मिट्टी की जो खुशबू है ना, उसे महसूस करते हैं। मिट्टी की सुगंध को महसूस करते हैं बच्चों, है ना, महसूस। यानी कि पक्षियों के द्वारा जो लाई गई सुगंध होती है, जो एक देश से दूसरे देश तक वह लेके जाते हैं अपने पंखों के माध्यम से बच्चों, तो वह
ठीक है बच्चों। तो जो पक्षी अपने पंखों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश को जो सुगंध लेकर जाते हैं उन्हें महसूस कर सकते हैं, मिट्टी की सुगंध। और जो बादलों के द्वारा प्रेम, एकता, भाईचारे का जो संदेश लाया जाता है, जो पानी के माध्यम से दूसरी जगह पर जाकर बरसाया जाता है, गिराया जाता है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, यह पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही समझ पाते हैं पक्षी और बादलों की चिट्ठियों में बेटा। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा से केवल वही परिचित होते हैं। हम उनकी भाषा को नहीं जानते, नहीं समझ सकते, तो इसलिए केवल वही इन भाषा को समझ पाते हैं और वही समझते हैं कि वह क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चों। आगे है हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है बच्चों। एक देश की धरती, एक देश की धरती, एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है, अपनी सुगंध भेजती है। इस पंक्ति का आशय क्या है बेटा? कथन का भाव स्पष्ट करो। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, यह आपका इस पाठ का अंतिम वाला है कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध भेजती है। यह एक पंक्ति है बच्चों, और इस कथन का जो भाव है वह आपको स्पष्ट करना है कि क्या कहा जा रहा है, क्या कह रहे हैं कवि जो है बच्चों। इस जो पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं, देखिए आपको बताया इस कविता में कि कवि ने कहा है कि एक देश की जो धरती है वो पक्षी और बादलों के माध्यम से, ठीक है, अपने देश की जो सुगंध है वह दूसरे देशों को भेजती है। यही इसका अर्थ है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने कहना चाहा है बच्चों कि एक देश की जो धरती है वह अपनी मिट्टी की सुगंध पक्षियों के माध्यम से, ठीक है, ये जो डाकिये पक्षी और बादल जो बताए हैं इनके माध्यम से अपनी सुगंध दूसरे देशों को भेजती है। तो किसके माध्यम से? एक देश की जो धरती है, एक धरती ये कह सकते हैं बच्चों कि जो मिट्टी है, मीन्स मिट्टी जो है पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध दूसरे देशों को भेजती है। ठीक है बच्चों, अपनी सुगंध दूसरे देशों को भेजती है। दूसरे देशों को भेजती है बच्चों। तो यानी कि जो ये है, जो हमारे डाकिये हैं, पक्षी और बादल जो है बच्चों, इनके माध्यम से एक देश की धरती अपनी सुगंध को जो है वह दूसरे देशों तक भेजती है और इसी प्रकार से जो है उनके जो सुगंध है वह हमारे देश में पहुंचती है। तो पक्षी और बादलों को डाकिया इसीलिए कहा गया है बच्चों ताकि यह एक देश से, एक महादेश से जो है हवा और मिट्टी जो है हवा और पक्षियों के माध्यम से और बादलों के माध्यम से बच्चों वह सुगंध भेजते हैं। मैंने इसको आपको एक एग्जांपल देकर भी समझाया था बच्चों कि जो हवा है जिस तरफ से आ रही है, अगर वो सुगंधित जगह से होकर आ रही है बच्चों तो वह हवा सुगंधित हो जाती है, और यदि वह किसी ऐसी जगह से होकर आ रही है जहाँ दुर्गंध है, यानी बदबूदार जगह से होकर आ रही है, तो वह हवा दुर्गंध पूर्ण हो जाती है, यानी वह बदबूदार होती है। उदाहरण दिया था मैंने आपको बच्चों, याद होगा कि जो जैसे मेरठ में हड्डी मिल है उस तरफ से कभी कभी हवा चलती है तो हमें वो हवा जो है बहुत ही बदबूदार लगती है, स्मेल होती है उसमें। क्यों? क्योंकि वो उस तरफ से चल रही है।
अगर हम चंदन के वृक्षों के पास चले जाएं या सरसों के खेतों के पास से गुजरे या गेंदे के जो बगिया होती है उसके पास से या कहीं गुलाब के फूल लग रहे हैं उनके पास से गुजरे तो बच्चों हमें वो हवा सुगंधित नजर आती है। तो इस तरह से जो है पक्षियों और बल्कि कह सकते हैं पक्षियों और हवा के माध्यम से, है ना, पक्षियों और हवा दोनों के माध्यम से जो है सुगंध भेजती है। मिट्टी जो है पक्षियों और हवा के माध्यम से एक दूसरे में अपनी सुगंध भेजती है। तो बच्चों ये आपके इसके 5 प्रश्नोत्तर थे जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और ये आपको अपनी फेयर नोटबुक औपचारिक उत्तर पुस्तिका जो है उसमें आपको ये करने हैं। इसकी पीडीएफ में आपको भेजूंगी बच्चों, जिसमें आपको प्रॉपर लैंग्वेज में इनके आंसर मिलेंगे जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही और अगली कक्षा में हम एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने आएंगे बच्चों। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए बच्चों, और आज की कक्षा को अटेंड करने के लिए धन्यवाद।